GP Hospital is a 500-bedded multi-super specialty hospital. आज हम डिस्कस करेंगे आइज़ और न्यूरोलॉजी में जो भी सिम्टम्स कॉमन होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ है न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष गुप्ता एंड ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर श्वेता गुप्ता। एक पेशेंट आता है हेडेक के साथ, सिर दर्द के साथ, और वो मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि मुझे न्यूरो में जाना चाहिए या आइज़ में दिखाना चाहिए, तो हम उसे किस चीज़ के लिए गाइड करें, किस डिपार्टमेंट में गाइड करें उसे? हेडेक आई प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है और न्यूरोलॉजी में दिखता ही है। तो जो न्यूरोलॉजी में हेडेक्स होते हैं, जो मोस्ट कॉमन है वो है वस्कुलर हेडेक्स, जैसे कि माइग्रेन, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं। फिर आता है स्ट्रेस इंड्यूस हेडेक एंड कुछ और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जिसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन। इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जो एक पानी होता है उसका कभी कभी जो प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी हेडेक होता है। और इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि आई सिम्टम से, वो इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आप समझ पाएँ कि हाँ ये न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है या फिर आई का प्रॉब्लम है। तो ज़्यादातर जैसे वस्कुलर हेडेक्स होते हैं उसमें पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग तो होता ही है, पर साथ में जो पेक्युलर सिम्टम्स हैं वो हैं कि लाइट से और आवाज़ से सेंसिटिविटी, जो आई प्रॉब्लम में ऐसा नहीं मिलता ज़्यादातर। अलॉन्ग विद दिस एपिसोडिक होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते हैं। और IIH के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हेडेक के साथ साथ पेशेंट को विजुअल ऑब्स्क्यूरेशन, मतलब कुछ समय के लिए आँख की रोशनी चले जाना फिर वो लौट आना, ये ज़्यादातर IIH के पेशेंट्स में मिलता है। और जब आई टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमें कभी कभी जो आँख की जो नर्व होती है, जिसको हम ऑप्टिक में बोलते हैं, वहाँ पर सूजन भी मिल सकती है। लेकिन हेडेक ऑप्थेल्मोलॉजिकल कंडीशंस में किस किस में हो सकता है वो डॉक्टर श्वेता बता पाएंगी। जैसा कि डॉक्टर मनीष ने बताया कि जो वैस्कुलर हेडेक्स हैं या न्यूरोलॉजिकल हेडेक्स हैं बेसिकली एपिसोडिक होते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग उनके साथ होती है। ये बहुत मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि आई के हिसाब से जो हेडेक्स आते हैं, एक तो वो थोड़े से कंटिन्यूस और डल नेचर के होते हैं एंड दे आर मेनली लिमिटेड टू द फोरहेड एरिया या आँख के आसपास का जो हिस्सा है उस पर ज़्यादा होता है। कभी कभी पीछे की तरफ रेडिएट कर सकता है, जैसे कि ग्लोकोमा की बीमारी हो गई या आँख के नस के पीछे सूजन आ रही है उसकी बीमारी हो गई। उन कंडीशंस में कभी कभी वो पीछे की साइड रेडिएट कर सकता है, बट दैट इज़ वेरी रेयर। कॉमनली जो होता है वो डिफ्यूज़ होता है, डल होता है, पेशेंट बोलेगा आँख के आसपास ही हो रहा है या फोरहेड के पास ज़्यादा होता है। जो कॉमन कंडीशंस हैं दे आर लाइक चश्मा चढ़ रहा है, या आपका बच्चों में बेसिकली बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ कर लिया, स्पेसिफिकली जो कॉर्पोरेट्स में है जिनका कंटिन्यूस कंप्यूटर वर्क है, प्रोलॉन्ग आई यूजेज के बाद अगर हेडेक शुरू हो रहा है, दैट इज़ मोस्ट कॉमनली बिकॉज ऑफ आई कंडीशंस। इट कुड बी बिकॉज ऑफ आई स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ चेंज इन ग्लासेस, चश्मे के नंबर में बदलाव आने की वजह से हो सकता है। ये है, उनमें नोज़िया, वॉमिटिंग नहीं होता है। लाइट सेंसिटिविटी हो सकती है बिकॉज ऑफ आई स्ट्रेन या ड्राई आई। साउंड सेंसिटिविटी नहीं होगी, नोज़िया, वॉमिटिंग नहीं होगा। पेशेंट इतनी सीवियर हेडेक की कंप्लेन नहीं करेगा कि उसको पिल्स लेने पड़ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, इतना सीवियर पेन नहीं होता है। और किसी किसी केसेस में अगर इतना सीवियर हो रहा है तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ डिजीज़ लाइक ग्लोकोमा, यूवेआइटिस, बट उसमें फिर आपको आई में रेडनेस, आई का पेन डोमिनेट करेगा ओवर हेडेक, ये है। तो वो पेशेंट, ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिससे पेशेंट अंदाज़ा लगा सकता है कि मुझे किधर जाना है, बट ये एक गाइडलाइन नहीं है कि आपका ये हेडेक इसी की वजह से है या इसी की वजह से है। कभी कभी कंबाइंड रोल भी निभाना पड़ जाता है दोनों डिपार्टमेंट्स को, बिकॉज उसमें आई भी इन्वॉल्व होती है और ब्रेन दोनों। सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉर अ पेशेंट विथ लॉस ऑफ विजन? पेशेंट अगर लॉस ऑफ विजन के पास आ रहा है तो
मोस्ट प्रोबेबली पेशेंट आई में सबसे पहले आते हैं, बट आई का लॉस ऑफ विजन एक तो दो तरीके के होते हैं, एक तो सडन होता है या फिर एक क्रॉनिक होगा या धीरे धीरे बढ़ता हुआ आएगा। तो आँखों में यूजुअली या तो पेशेंट नोन होता है कि मुझे चश्मे का नंबर है और कुछ दिनों से मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो वो लॉस ऑफ विजन चश्मे के नंबर के बदलाव में हो रहा होगा, या बोलता है कि मुझे एकदम से हो रहा है। एकदम से होना इट कुड बी बिकॉज ऑफ बट पेन नहीं है, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ सम रेटिना प्रॉब्लम, रेटिना में हेमरेज हो गया, तो पेशेंट का कुछ ना कुछ सिस्टमिक होगा, जैसे डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। लॉस ऑफ विजन विद पेन, आई मूवमेंट along associated with some deficits in the eye या headache could be because of neurological problems also, जिसके बारे में डिटेल में डॉक्टर मनीष आपको बताएंगे। देखिए, जैसे कि डॉक्टर श्वेता ने बताया कि लॉस ऑफ विजन है, तो उसको दो ब्रैकेट में हम डालते हैं, जैसे एक तो है एक्यूट और एक है प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन। तो न्यूरोलॉजी में जो एक्यूट ऑनसेट अगर विजन लॉस हो रहा है किसी पेशेंट का, तो वो दो कारणों से हो सकता है। फर्स्ट कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ हो, पेशेंट को स्ट्रोक उस जगह पे जहाँ पर एक्चुअली जो इमेज हमारी बनती है ब्रेन में, उसकी वजह से लॉस होता है। तो जो बेसिक डिफरेंस होता है वो है कि न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में अगर पेशेंट को विजन लॉस है तो वो एक फील्ड में होता है ज़्यादातर, खासकर स्ट्रोक में। फील्ड मतलब या तो राइट साइड ऑफ द फील्ड या लेफ्ट साइड ऑफ द फील्ड, डिपेंडिंग। पेशेंट दोनों आंखों से देख पाएगा, लेकिन उसका एक फील्ड विजन है वो चला जाता है। ये ज़्यादातर स्ट्रोक में होता है। सेकंड होता है जो डिफ्रेंशिएट करता है पॉइंट न्यूरोलॉजी में एंड ऑफ्थेल में, वो है कि पेनफुल लॉस ऑफ विजन। अगर पेनफुल लॉस ऑफ विजन है या आई मूवमेंट के साथ लॉस ऑफ विजन है, तो जो सेकंड पॉसिबिलिटी आती है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक न्यूराइटिस। जैसे कि इट्स अ प्रोड्रोमल साइन या कह सकते हैं इनिशियल स्टेज ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसमें कि हमको ऑप्टिक न्यूराइटिस मिलता है। उसमें भी जो ऑप्टिक नर्व होती है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, वो कई कारणों से हो सकता है, जिसको हम ऑटोइम्यून कंडीशन बोलते हैं, और इसके लिए फिर अलग ट्रीटमेंट, अलग इवैल्यूएशन होता है। तो ये दो मेन सिम्टम्स हैं। तो पहला जो डिफरेंशिएटिंग फीचर हुआ वो यही है कि आपका फील्ड ऑफ विजन में लॉस ऑफ विजन, फील्ड में लॉस ऑफ विजन होता है। एंड सेकंड, अगर पेनफुल है तो वो न्यूरोलॉजिकल हो सकता है। फील्ड मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आँख अगर देख रही है तो उसका एक एरिया होता है देखने का, चाहे एक नज़र अगर आप सामने देख रहे हो तो साइड का भी उसको दिखता है। तो न्यूरोलॉजिकल फील्ड डिफेक्ट्स में अगर आप सामने देख रहे हो, साइड जो ये फील्ड पूरा जो आँख एक कवर करती है, उसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे डिफेक्ट्स आने शुरू होते हैं। आँख का जो विजुअल प्रॉब्लम आएगा वो पेशेंट बोलेगा आपको सामने से कि मुझे सामने से धुंधला दिख रहा है या सामने कोई ब्लैक स्पॉट सा दिख रहा है। वो एक डेफिसिट आपको डिस्क्राइब करेगा। कई बार न्यूरोलॉजिकल जो विजुअल फील्ड या लॉस ऑफ विजन होते हैं, जो फील्ड के होते हैं अर्ली स्टेज में, वो अनडिटेक्टेड चले जाते हैं। पेशेंट एकदम से आ सकता है कि मैं गाड़ी चला रहा था, मुझे साइड की गाड़ी नहीं दिखी। दैट कुड बी एन इंसिडेंटल फाइंडिंग, हो सकता है इतने दिनों में उसको ये चीज़ नहीं पता चल रही थी, बट ड्राइविंग में एकदम से उसको पता चला। सो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल अर्ली फील्ड डिफेक्ट, जो फील्ड एक बोली जाती है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कभी कभी पेशेंट की जो पलक होती है वो एकदम से गिर जाती है, तो उसके लिए पेशेंट आगे क्या करे, मतलब क्या होना चाहिए उसके लिए? देखिए, जैसे पलक गिर जाना, इसको हम टोसिस बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, या ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। अब ये दोनों आँखों में भी हो सकता है, किसी एक आँख में भी हो सकता है। तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ में अगर देखें, जो मोस्ट कॉमन है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स लेकर के पेशेंट आते हैं, ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट, यंग पेशेंट नहीं आते हैं ऐसे। ओल्ड पेशेंट्स जो आते हैं उसका मेन कारण रहता है दैट इज़ माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ है, जिसमें कि जो मसल होती है, आई की मसल होती है और नर्व दोनों के जो बीच में एक ये समझ लीजिए कनेक्शन रहता है, वहाँ पे कुछ डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से जो आईलिड है वो ड्रूपिंग होती है। और ये ज़्यादातर फ्लक्चुएटिंग रहता है माइस्थीनिया ग्रेविस में। जैसे पेशेंट सुबह सुबह उठेगा तो उसकी आईलिड अच्छी मिलेगी, नॉर्मल मिलेगी, पर जैसे जैसे दिन ढलेगा उसको टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स या तो दोनों आँखों में हो सकता है या किसी एक आँख में हो सकता है, डिपेंड करता है। तो पहली कंडीशन है माइस्थीनिया ग्रेविस। सेकेंड एक और कंडीशन रहती है जो कि एक्चुअली क्रोनिक होता है, प्रोग्रेसिव होता है। ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ज़्यादातर मिलता है या मस्कुलर डिजीज़ में मिलता है, बच्चों में खासकर मिलता है। इसमें टोसिस कंटिन्यूस रहती है,
फ्लक्चुएटिंग नहीं होती और धीरे धीरे करके इनिशियली सिर्फ और सिर्फ ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स होती है और फिर आगे चल करके जो आँख की पुतली है वो भी फिक्स होने लगती है। तो वो ज़्यादातर कंजेनाइटल कुछ डिजीज़ रहती हैं जिनमें ऐसा होता है। बाकी ऑफ्थल्मल के जो आई से रिलेटेड कुछ कंडीशन है उसके बारे में डॉक्टर श्वेता बता पाएंगी। टोसिस आई के फॉर्म में हमें सबसे ज़्यादा बच्चों में देखने मिलती है। मेनली कंजेनाइटल होता है, बाय बर्थ कई बार होता है, या कई बार जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या जैसे कि फोर्सेप्स हो जाएंगे बच्चों को निकालते में, उससे कई बार आँख की जो पलक की मांसपेशियाँ होती हैं उसमें कई बार इंजरी हो जाती है, तो उस वजह से वो पलक परमानेंटली नीचे गिरी रहती है। तो वो पैदा हुए बच्चों में मिलता है। कई बार ये बिना किसी ट्रॉमा की वजह से भी कंजेनाइटल बच्चों में मिलता है, जो कि कई बार अपने आप स्पॉन्टेनियसली बेटर होने लगता है विद द ग्रोथ। तो बच्चों में यूनिलैटरल एज इन एक आँख में जो मिलता है दैट इज़ मोस्ट कॉमनली आँखों में मिलता है। न्यूरोलॉजिकल कॉज बहुत कम हो जाता है अगर वो यूनिलैटरल है। तो बड़े लोगों में या एल्डरली लोगों में जो हमें आईलिड गिरती है वो कभी भी ऐसे नहीं होगा कि हमें एकदम से गिर गई। वो धीरे धीरे करके एज के साथ आँखों की जो पलक होती है उसकी मांसपेशियाँ जब धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं या लोग बार बार रगड़ते हैं ड्राइनेस की वजह से, इंजरी होने की वजह से, उन कंडीशंस में मिलती है। सडनली नीचे आना एल्डरली लोगों में हमें सबसे ज़्यादा शक न्यूरोलॉजिकल की साइड की तरफ ले जाता है। आई का जो टोसिस होता है या ड्रूपिंग होता है यूजुअली इट इज़ लिमिटेड ओनली टू द आईलिड्स। आँख में, आँख की पुतली में, आँख का इधर उधर घुमाने में कोई डेफिसिट नहीं मिलता है। अगर हमें डेफिसिट उसके साथ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो न्यूरोलॉजिकली डिजीज़ से कनेक्टेड होता है। जैसे कि सिर्फ ड्रूपिंग आईलिड्स के साथ में जैसे कि कॉमन है डायबिटिक पेशेंट्स में थर्ड नर्व पैल्सी। तो थर्ड नर्व पैल्सी कभी कभी पार्शियल होती है और कंप्लीट भी होती है। तो पार्शियल में ज़्यादातर ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स आता है एंड कंप्लीट में जैसे कि इन्होंने बताया कि जो आई बॉल है वो मूवमेंट भी कम हो जाता है। तो आई एक तरह से फिक्स रहती है प्लस जो पलक है वो नीचे चली जाती है। तो ये आइसोलेटेड केसेस में मिले हैं जिसमें थर्ड नर्व पैल्सी, ऑक्यूलोमोटर पैल्सी बोलते हैं, और डायबिटिक पेशेंट्स में तो काफ़ी मिलता है। और एक और डिफ्रेंशिएटिंग जो पार्ट हम होते हैं जो जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, प्यूपिल अगर इन्वॉल्व हो रहा है, जो काली पुतली के अंदर एक और काला अगर आप ध्यान से देखो तो होता है, उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। तो आँख से लिमिटेड लोकल जो आईलिड ड्रूपिंग है उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होता है, वो अपना नॉर्मली काम कर रहा होता है, डायलेट होता है, कंस्ट्रिक्ट होता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में वो उसका जो नॉर्मल बिहेवियर है प्यूपिल का वो चेंज हो सकता है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट मे बी रीज़न फॉर डबल विजन? देखिए, डिप्लोपिया ज़्यादातर जो कारण रहते हैं वो ऑफ्थल्मोलॉजिकल रहते हैं। बहुत ही रेयर चांस रहते हैं कि हमको डिप्लोपिया न्यूरोलॉजिकली मिलता है। जो ज़्यादातर मिलता है जैसे कि क्रेनियल पैल्सीज हो गई, जैसे कि पेशेंट जैसे मेनिंजाइटिस है, इन्फेक्शन हुआ ब्रेन का, तो उसकी वजह से कभी कभी ब्रेन का जो पानी होता है, ब्रेन का पानी जिसको हम CSF बोलते हैं, उसका प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी वजह से लेटरल रेक्टस पैल्सी, ब्रेन आई की एक मसल होती है जिसकी नर्व कंप्रेशन होने की वजह से पैल्सी हो जाती है, इसको हम बोलते हैं लेटरल रेक्टस। तो उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट लेटरल साइड में नहीं देख पाता। तो जैसे यूनिलेटरल भी हो सकता है एक आंख में और दोनों आंखों में भी हो सकता है। तो जब पेशेंट दूर देखता है तो उसको डबल दिखता है, पास देखने में उसे डबल नहीं दिखेगा। तो एक ये कंडीशन हो सकती है न्यूरोलॉजिकली। तो डिप्लोपिया के साथ आ रहा है तो हमें ये कुछ चीज़ें कंडीशंस, हेडेक है, डिप्लोपिया है, फीवर की कुछ हिस्ट्री है, तो मेनिंजाइटिस हमें रूल आउट करना होता है। सेकेंड है सिर्फ हेडेक है, डिप्लोपिया है तो IIH जैसे मैंने आपको पहले बताया, या कोई इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ रहा है उस वजह से हो सकता है। एंड लास्टली माइस्थीनिया ग्रेविस में भी हमको डिप्लोपिया मिलता है, क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस जैसे कि सिर्फ आईलिड को इन्वॉल्व ना करता है, वो बाकी मसल्स को भी इन्वॉल्व करता है। आई मसल्स जब कुछ पार्शियली कुछ इन्वॉल्व होती हैं, कुछ नहीं होती, तो एक तरह का स्क्विंट या डेविएशन ऑफ आई मूवमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट की इमेज डबल दिखने लगती है। अब वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, पर ज़्यादातर जो डिप्लोपिया के केसेस होते हैं वो ऑप्थेल्मोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होते हैं। अब डिप्लोपिया या जिसको हम डबल विजन एक जनरल टर्म्स में बोलते हैं, वो दो कैटेगरीज़ में होता है। या तो वो दोनों आँख खोल के आप देख रहे हो तब डबल दिख रहा होता है, या फिर आप एक आँख से देख रहे होते हो। तो ये एक बहुत बेसिक सा डिफ्रेंशिएटिंग फीचर हो जाता है एक डॉक्टर के लिए, कि अगर दोनों आँखों से आप देख रहे हो और आपको दो दिख रहे हैं और एक आँख आप बंद कर देते हो तो वो ख़त्म हो जाता है।
सो बाइनोक्यूलर डिप्लोपिया इसको बोलते हैं। ये हमें डायरेक्ट करता है मेनली टू द कॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल कॉजेज। यूनिओक्यूलर इज मेनली बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स जैसे कि कैटरैक्ट हो गया, स्क्विंटिंग हो गई, या कोई भी लेंस में ओपेसिटी, आँख के किसी भी हिस्से में अगर कोई डैमेज हो रहा है या ओपेसिटी हो रहा है, मतलब क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो वो डिप्लोपिया यूनिओक्युलर हो जाता है। उसको अगर आप दूसरी आंख बंद करोगे वो तब भी रहेगा, जिस आंख से आप देख रहे हो उसी आंख से वो डिप्लोपिया दिख रहा है, एक बेसिक फीचर है। दूसरा, आँखों की वजह से जो डबल विजन होता है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द डे। कई कंडीशंस जो न्यूरोलॉजिकल हो जाती हैं उनमें फ्लक्चुएट कर सकता है डिप्लोपिया, डिस्टेंस के हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। और जैसे सुबह कम दिख रहा है, रात में हमें थोड़ा डिप्लोपिया, जैसे जैसे फटीग हो रहा है, दिन बीत रहा है, जैसा सर ने बताया माइस्थीनिया हो सकता है, तो उसमें वो फ्लक्चुएट कर रहा है। सोनली कॉज अगर आँख से लिमिटेड है तो वो थ्रू आउट द डे एक जैसा डिप्लोपिया, डबल विजन दिखता है। और कई बार पेशेंट कंफ्यूज होते हैं, डबल विजन बोलते हुए आते हैं लेकिन वो होता है ब्लरिंग ऑफ विजन। उनको थोड़ा फॉगी या धुंधला दिख रहा होता है, एक शैडो सी दिख रही होती है, कई बार उसको भी डबल विजन कंसिडर कर लेते हैं पेशेंट। डबल विजन में आपको एक ही ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमिलर दूसरी तरीके से भी खड़ा दिखेगा। ब्लरिंग में वही ऑब्जेक्ट की एक शैडो धुंधली सी दिखती है। सो ये एक डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है ब्लरिंग में और डबल विजन में। तो एक्चुअली यही है कि जो सिम्टम्स हैं, जैसे पेशेंट्स आते हैं और सिम्टम्स लेके आते हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं, तो बहुत ही कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। जैसे कि आज हमने डिस्कस किया कि हेडेक के बारे में, डबल विजन के बारे में, विजन लॉस के बारे में, टोसिस के बारे में। तो दोनों चीज़ें ही हैं, कुछ डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स हैं जो कि अभी हमने आपको बताए। अगर उस बेसिस पे आपको कुछ समझ में आता है तो आप उस हिसाब से उस डिपार्टमेंट को दिखा सकते हैं कि हाँ ये ऑफ्थेल का ज़्यादा लग रहा है तो आप ऑफ्थेल। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप दोनों डिपार्टमेंट में ही दिखाएं, न्यूरोलॉजी में भी दिखाएं, ऑफ्थेल में भी दिखाएं। और डिपेंडिंग ऑन जिसको भी आप दिखा रहे हैं वो आपको और गाइड करेगा। जैसे आपने अगर ऑफ्थेल में दिखाया तो वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम ऐसी है और हो सकता है कि न्यूरोलॉजिकल भी कंप्लेंट्स हो, तो उस हिसाब से हो सकता है आपको दोनों डिपार्टमेंट में दिखाना पड़े। ये वीडियो बनाने का सोल एम यही था कि एक, अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं और टाइम स्पैन कम आपका वेस्ट हो, तो आप एक बेसिक आइडिया लगा सकते हो और एक करेक्ट डिपार्टमेंट में जा सकते हो। बाकी तो आपके डॉक्टर्स आपको फर्दर गाइड कर ही देंगे कि क्या बीमारी है, क्या ट्रीटमेंट है। कई बार दोनों डिपार्टमेंट्स का कंबाइंड रोल भी हो सकता है, विच कैन बी टेकन केयर ऑफ। बट बेसिक ये है कि बेसिक आइडिया आप लगा के अपना टाइम कम वेस्ट हो, उस हिसाब से आप जहाँ आपको करेक्ट सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं वहाँ पे आप जाइए और आपका करेक्ट इलाज हो सके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।